जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BHDG 173 समाचार पत्र और फीचर लेखन की पहली क्लास लेकर आए हैं। इसके आगे भी अभी आगे चलकर आपकी और भी क्लासेस आएंगी। तो अगर आपको ये जो है क्लास पसंद आती है तो जो है वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अगर आप लोग इस सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं, वहां पर आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक PDF में मिल जाएंगे, जो आप लोग एग्जाम से पहले उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो आप लोग गेस्ट पेपर को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, सिंपली आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है shop.hindustanknowledge.com। ठीक है, जैसे आप इसे सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ प्रकार का पेज आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली सर्च कोड पे जाना है। सर्च कोड पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सर्च करना है BHDG 173। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका गेस्ट पेपर आ जाएगा, समाचार पत्र और फीचर लेखन सॉल्व गेस्ट पेपर। यहाँ से इसको बाय नाउ पर क्लिक करके आप लोग जो है पेमेंट करके इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर हम अपने प्रश्नों की ओर, और साथ में आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे क्लास अपलोड होती है तो वहां पर हम जो है क्लास का लिंक अपलोड कर देते हैं, जिससे आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है, समाचार फीचर के प्रमुख रूपों पर प्रकाश डालिए। यानी कि समाचार फीचर के जो प्रमुख रूप होते हैं उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो समाचार फीचर क्या होता है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो न्यूज फीचर पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह सामान्य समाचार लेख की तुलना में अधिक विस्तार से, रोचक शैली में और मानवीय दृष्टिकोण से किसी विषय को प्रस्तुत करता है। यानी जैसे समाचार लेख होता है, जो आपका न्यूज़पेपर आता है, उसकी तुलना में ये क्या करता है, अधिक विस्तार से जानकारी देता है और रोचक तरीके से प्रस्तुत करता है, जिससे जो है जो पढ़ता है उसको पढ़ने में अच्छा लगता है। इसका उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं होता है, बल्कि पाठक को उस विषय से जोड़ना और उसमें गहराई से रुचि उत्पन्न करना होता है। इसका उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं होता है, बल्कि पाठक को उस विषय से जोड़ना होता है और उससे जो गहराई से रुचि उत्पन्न करना होता है। समाचार फीचर में तथ्य होते हैं, लेकिन उसे कहानी की तरह प्रस्तुत किया जाता है। इसमें भावनात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक या व्यक्तिगत दृष्टिकोण भी जुड़ा होता है। यानी कि समाचार फीचर में तथ्य होते हैं, इसके साथ साथ उसको क्या होता है, कहानी की तरह प्रस्तुत किया, जिससे जो पढ़ने में अच्छा लगता है। और इसमें जो भावनात्मक रूप से व्यक्ति जुड़ जाता है, सामाजिक रूप से जुड़ जाता है, सांस्कृतिक रूप से जुड़ जाता है और व्यक्तिगत रूप से भी जो उसमें जो समाचार फीचर में जब उसको पढ़ता है तो उसमें व्यक्तिगत रूप से भी जुड़ जाता है। तो ये हो गया समाचार फीचर क्या होता है। अब यहाँ पर जो है समाचार फीचर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है ह्यूमन इंटरेस्ट फीचर, यानी कि मानव रुचि फीचर। तो यह सबसे लोकप्रिय फीचर का रूप है। इसमें किसी व्यक्ति की कहानी, संघर्ष, सफलता, भावना या प्रेरणा को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। इसका उद्देश्य पाठक की भावनाओं को छूना होता है, जैसे किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई की कहानी, किसी बुजुर्ग का जीवन संघर्ष, किसी महिला की सफलता की कहानी। यानी कि मानव रुचि फीचर में क्या होगा, यानी किसी व्यक्ति की कहानी उसमें दिखाई जाएगी, उसका संघर्ष दिखाया जाएगा, उसका सफलता दिखाया जाएगा। तो इसमें जो है रोचक तरीके से दिखाया जाता है, जो पढ़ने में अच्छा लगता है और जो है पाठक की भावनाओं को वो छूता है। उदाहरण के लिए एक किसान जिसने कठिन हालात में भी जैविक खेती शुरू की और आज दूसरों के लिए प्रेरणा बना। तो ये जो चीजें हैं ये किसमें दिखाई जाती है, मानव रुचि फीचर में दिखाई जाती हैं। इसके बाद है प्रोफाइल फीचर। तो इस प्रकार के फीचर में किसी प्रसिद्ध या खास व्यक्ति की जीवनी, कार्य, सोच और निजी जीवन के पहलुओं को शामिल किया जाता है। यह व्यक्ति कोई राजनेता हो सकता है, अभिनेता हो सकता है, वैज्ञानिक हो सकता है, शिक्षक या समाज सेवी हो सकता है। प्रोफाइल फीचर में क्या हो, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होगा या कोई खास व्यक्ति होगा जिसकी उसमें जीवनी होगी, उसके कार्य होंगे, उसके सोचने की जो कला है वो होगी, और निजी जीवन के जो पहलुओं को शामिल किया जाता है। किसमें शामिल किया जाता है, प्रोफाइल फीचर में। उदाहरण के लिए एक पत्रकार द्वारा किसी पद्मश्री विजेता की जीवनी पर लिखा गया लेख। इसके बाद है सामाजिक मुद्दों पर फीचर। तो यह फीचर किसी सामाजिक समस्या पर केंद्रित होता है, जैसे बेरोजगारी, बाल श्रम, महिलाओं की स्थिति, पर्यावरण, शिक्षा की समस्या आदि। यानी कि ये जो फीचर होता है सामाजिक समस्या पर केंद्रित होता है। समाज में बेरोजगारी है, बाल श्रम, महिलाओं की स्थिति, पर्यावरण, शिक्षा की समस्या, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, सामाजिक मुद्दे फीचर में आती हैं। इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और समस्या की गहराई को समझना होता है।
जैसे पानी की बर्बादी और उसका भविष्य पर असर नामक फीचर, यानी कि अगर पानी की बर्बादी होगा तो उसका जो है भविष्य पर असर पड़ेगा, तो एक हम लोग इस पर फीचर लिख सकते हैं। इसके बाद है ऐतिहासिक या सांस्कृतिक फीचर, हिस्टोरिकल कल्चरल फीचर। तो इसमें किसी ऐतिहासिक घटना, परंपरा, त्योहार या सांस्कृतिक पहलू को रोचक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। पाठकों को इतिहास या संस्कृति से जोड़ना इसका उद्देश्य होता है। यानी कि इसमें क्या होगा, ऐतिहासिक या सांस्कृतिक फीचर में इसमें इतिहास की घटनाओं का वर्णन होगा, परंपराओं का वर्णन होगा, त्योहार का वर्णन होगा, जिसको बिल्कुल रोचक शैली में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे जो पाठक को इतिहास या संस्कृति से जोड़ना आसान हो जाता है। ठीक है। उदाहरण के लिए होली के बदलते रंग आज की पीढ़ी के लिए होली का नया रूप। इसके बाद है घटना स्थल पर आधारित फीचर, स्पॉट और आई विटनेस फीचर। तो यह फीचर किसी महत्वपूर्ण घटना या दुर्घटना के तुरंत बाद लिखा जाता है। इसमें लेखक खुद घटना स्थल पर मौजूद रहकर जो देखा, सुना और महसूस किया उसे जीवित भाषा में पेश करता है। यानी ये फीचर कब लिखा जाता है, तुरंत लिखा जाता है। यानी कोई घटना दुर्घटना हुई तो इसके लेखक जो है तुरंत जो है उसका जो है घटना स्थल आधारित फीचर तैयार कर देता है, और जो उसने देखा सुना है वह जीवित भाषा में पेश कर देता है, यानी कि जीवंत भाषा में लिख देता है, जिससे उसको लगता है, यानी कि जो पाठक होता है उसको लगता है कि वो वहीं पर बिल्कुल जो है उपस्थित है। उदाहरण के लिए किसी रेल हादसे के बाद घटना स्थल से पत्रकार द्वारा लिया गया लेख, मैंने देखा कैसे लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। इसके बाद है आर्थिक या विज्ञान फीचर। तो इस प्रकार के फीचर में किसी आर्थिक, वैज्ञानिक या तकनीकी विषय को आम भाषा में समझाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है आम पाठकों को कठिन विषयों से जोड़ना होता है। देखिए फीचर का मतलब यही है, जो न्यूज़पेपर होता है उसका एक जो है अच्छा वर्जन मान लीजिए, उसी का नाम है फीचर। ठीक है। उदाहरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या इंसानों का स्थान ले लेगा, या बढ़ती महंगाई और इसका आम लोगों पर असर। तो ये क्या है, ये आपके आर्थिक या विज्ञान फीचर है। इसके बाद है यात्रा फीचर एंड ट्रैवल फीचर। तो इसमें किसी स्थान, शहर, देश या पर्यटन स्थल की यात्रा से जुड़े अनुभवों को साझा किया जाता है। इसमें उस स्थान की विशेषता, संस्कृति, खान पान और प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन होता है। यानी कि इसमें क्या होगा, किसी देश, शहर की यात्रा का वर्णन होगा, और उसने जो अनुभव साझा किए, यानी कि जो लिखेगा यात्रा फीचर, उसने जो अनुभव साझा किए वो उसमें साझा करेगा। इसके बाद उस स्थान की विशेषता, संस्कृति, खान पान और प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन देखने को मिलता है। जैसे लद्दाख की शांत वादियों में 3 दिन एक अद्भुत अनुभव। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यात्रा फीचर। क्या हो जाएगा, यात्रा फीचर हो जाएगा, यानी कि ट्रैवल फीचर। इसके बाद हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष दे देंगे। तो फीचर पत्रकारिता का वह रूप है ना जो केवल सूचना देता है, बल्कि पाठकों को सोचने पर मजबूर करता है। यानी कि ये देखो, ये भी जो पत्रकारिता का एक रूप ही है, लेकिन उसमें क्या होता है, वो सूचना नहीं देते, सूचना देने के साथ साथ जो है पाठक को सोचने पर भी मजबूर करता है। इसके विभिन्न रूपों के माध्यम से हम समाज, व्यक्ति, संस्कृति, विज्ञान और समस्याओं को समझ सकते हैं। फीचर लेखन में सटीक जानकारी होती है, भावनात्मक अपील और रोचक शैली का संतुलन जरूरी होता है। यही कारण है कि समाचार फीचर पाठकों में लोकप्रिय होते हैं और लंबे समय तक उनकी स्मृति में बने रहते हैं। तो यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन कवर कर लिया है। इसके बाद चलते हैं, यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, फीचर लेखन की पूर्व तैयारी से क्या आशय है। एक फीचर लेखक को लिखने से पूर्व किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि फीचर हम लोग जब लिखें, फीचर लेखन लिखें, तो पूर्व से हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए, उसका क्या आशय है, और जो है फीचर लेखक को लिखने से पूर्व किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो फीचर लेखन पत्रकारिता का एक रचनात्मक और सूचनात्मक विधा है, जिसमें किसी विषय को विस्तार से, रोचक और भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। यह केवल तथ्यों की रिपोर्टिंग नहीं होती है, बल्कि इसमें कहानी का तत्व, मानवीय भावनाएं और विषय की गहराई होती है। फीचर लेखन की पूर्व तैयारी का मतलब है लेख लिखने से पहले लेखक द्वारा की जाने वाली जरूरी सोच, योजना और शोध प्रक्रिया। यानी कि फीचर लेखन की पूर्व तैयारी से मतलब क्या है, इससे मतलब यह है कि जब लेखक फीचर लेखन लिखने जाएगा तो उसकी जो जरूरी सोच, यानी किस सोच से वो लिखेगा, उसकी योजना क्या होगी, और उसने उस पर जो है कितनी शोध किया हुआ है, वो सारी चीजें क्या कहलाती, फीचर लेखन की पूर्व तैयारी कहलाती है। इस तैयारी से लेखक की गुणवत्ता बढ़ती है और पाठकों पर उसका जो है प्रभाव अधिक पड़ता है। इसके बाद है, एक अच्छा फीचर लेखक बनने के लिए यह जरूरी है
कि वह विषय के चयन से लेकर लेखन की शैली तक हर बात की योजना बनाकर चले। यानी कि जब भी लेखक फीचर लेखन लिखे तो विषय का चयन उसका होना चाहिए, और लेकर विषय के चयन से लेकर जो है लेखन की शैली तक की जो है हर बात की योजना उसको बना लेनी है पहले से ही। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले उपयुक्त विषय का चयन। फीचर लेखन की तैयारी सबसे पहले विषय के चयन से शुरू होती है। विषय ऐसा होना चाहिए जो पाठकों को की रुचि का हो, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या व्यक्तिगत दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। उदाहरण के लिए किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की जीवन गाथा, किसी त्योहार का सांस्कृतिक महत्व, किसी शहर का इतिहास या किसी सामाजिक समस्या पर लेख। तो सबसे पहले जब कोई लेखक फीचर लेखन लिखे, सबसे पहले उसकी समस्या क्या हो, किस टॉपिक पर वो फीचर लेखन लिखेगा, और जो फीचर लेखन हो वो सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक और व्यक्तिगत दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। उदाहरण के लिए अगर हम लोग किसी व्यक्ति की जीवन गाथा, किसी त्योहार, संस्कृति महत्व या किसी शहर का इतिहास लिखते हैं या किसी समस्या पर जो है लेख लिखते हैं, ध्यान रखें विषय ना तो बहुत सामान्य हो और ना ही बहुत जटिल हो जिससे पाठक ऊब जाए या समझ में ना आए। इसके बाद है गहराई से शोध करना। तो फीचर लेखन में केवल सतही जानकारी नहीं दी जाती है, बल्कि विषय की गहराई में जाकर तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके लिए लेखक को पुस्तकें पढ़नी चाहिए, संबंधित लोगों से बात करनी चाहिए और पुराने लेख और समाचार पढ़ने चाहिए। यानी कि जो है कोई भी टॉपिक पर आप लोग अगर फीचर लेख लिख रहे हैं तो उसमें सतही जानकारी नहीं चलेगी, बल्कि गहराई से जानकारी आपको होनी चाहिए उस विषय की। इसलिए आपको पुस्तक पढ़ना जरूरी है, संबंधित लोगों से बात करिए, उससे पुराने लेख पढ़िए और समाचार पढ़िए। तो शोध के स्रोत कौन के, पुस्तकें और पत्रिकाएं हो सकती है, इंटरनेट, विश्वसनीय वेबसाइट्स, प्रत्यक्ष साक्षात्कार, फील्ड विजिट, ये सारी चीजें जो है शोध के स्रोत हो सकते हैं। इसके बाद है पाठक वर्ग को ध्यान में रखना। लेख किसके लिए लिखा जा रहा है यह जानना बहुत जरूरी है। बच्चों, युवाओं, महिलाओं या विशेषज्ञों के लिए फीचर की भाषा और शैली अलग अलग होती है। यदि युवाओं के लिए लेख लिख रहे हैं तो उसमें आधुनिक सोच और सरल भाषा का प्रयोग करें। तो पाठक वर्ग का ध्यान रखना मतलब ये है कि जब लेखक फीचर लेखन लिखेगा तो ये याद रखे कि बच्चों के लिख रहा है, युवाओं के लिख रहा है, महिलाओं के लिए लिख रहा है, क्योंकि सभी की जो है भाषा और शैली अलग अलग होती है। अगर वो युवाओं के लिए लिख रहा है तो उसमें आधुनिक सोच होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद लेखन की योजना बनाना, यानी कि आउटलाइन बनाना। फीचर लेखन कोई रचनात्मक कहानी की तरह होता है, इसलिए इसकी एक रूपरेखा बनानी जरूरी होती है। लेखक को यह तय करना चाहिए कि लेख की शुरुआत कैसे होगी, मुख्य भाग में क्या जानकारी दी जाएगी और अंत कैसे प्रभावशाली तरीके से किया जाएगा। यानी कि जब भी फीचर लेखन लिखे तो लेखक को इस बात का ध्यान रखना है कि उसको जो है कहाँ से लेख की शुरुआत करनी है, मुख्य भाग में क्या जानकारी देनी है और अंत में जो है उसका प्रभावशाली अंत कैसे करेगा, वो सारी चीजें जो है उसको आउटलाइन पहले से बना लेनी है। उदाहरण के लिए प्रस्तावना, मुख्य भाग, निष्कर्ष, ठीक है। जिसमें प्रस्तावना में विषय का रोचक जो है परिचय होगा, मुख्य भाग में तथ्य, अनुभव, आंकड़े और कथानक होगा और निष्कर्ष में सारांश या लेखक की टिप्पणी होगी। इसके बाद है भाषा और शैली की योजना भी बना लेनी है लेखक को। फीचर लेखन की भाषा सरल, सहज और आकर्षक होनी चाहिए। इसमें संवाद शैली, वर्णनात्मक भाषा, रूपों और भावनाओं का प्रयोग किया जाता है। फीचर लेखक को यह तय करना चाहिए कि वह लेखक को गद्य में लिखेगा, यानी कि लेख को गद्य में लिखेगा, उसे थोड़ा साहित्यिक स्पर्श देगा। तो ये सारी चीजें जो है फीचर लेखन के लेखक पर डिपेंड करती हैं। समय और प्रस्तुति की योजना, लेखक को तय करना चाहिए कि लेख कब तक तैयार होगा और इसे कहाँ प्रकाशित किया जाएगा, अखबार, पत्रिका, ब्लॉग या अन्य मंच पर। इसके अलावा यदि लेख के साथ फोटो, चार्ट या अन्य सामग्री जोड़नी है तो उसकी भी तैयारी करनी चाहिए। यानी कि उसको याद रखना है कि उसको लेखक का फीचर कब तैयार होगा और उसे कहाँ प्रकाशित किया जाएगा। यदि फोटो वगैरह लगनी है तो उसको भी उसको पहले से तैयार रखना है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष दे देंगे। तो फीचर लेखन केवल जानकारी देने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये कला है जो पाठक के मन को छू जाती है। इसलिए लेखक को पहले से सोचना, शोध करना और योजना बनानी होती है। सही विषय, गहन अध्ययन, प्रभावशाली शैली और पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर लिखे गए फीचर लेख न केवल सूचनात्मक होते हैं बल्कि प्रेरणादायक भी बन जाते हैं। इसलिए फीचर लेखन की पूर्व तैयारी किसी भी लेखक के लिए सफलता की पहली सीढ़ी होती है। यानी जब भी लेखक फीचर लेखन लिखे तो आपको जो है पूर्व तैयारी कर लेनी, यानी कि सारी चीज जो हमने ऊपर बताई हैं इनको आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है, लिख के रख लेना है कब क्या करना है। इसके बाद है संपादकीय पृष्ठ की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। तो संपादकीय पृष्ठ का मतलब होता है जो न्यूज़पेपर में ऐसा पृष्ठ जहां पर महत्वपूर्ण जानकारी होती है, इसी को हम लोग कहते हैं संपादकीय पृष्ठ। तो संपादकीय पृष्ठ किसी भी समाचार का
पत्र का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। यह वह स्थान होता है जहां अखबार अपने विचार, नीतियां और सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इस पृष्ठ को अखबार का हृदय या मस्तिष्क भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से पाठकों को अखबार की सोच और दृष्टिकोण का पता चलता है। देखिए, अगर न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज अच्छा नहीं होगा तो जो है दर्शक यानी कि जो पाठक है उसको लगेगा इसमें महत्वपूर्ण जानकारी नहीं। अगर हमने फर्स्ट पेज ही जो पर ही मुद्दों को विस्तृत कर दिया है तो वहां पर पाठक को लगेगा कि हाँ, इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। संपादकीय पृष्ठ की प्रकृति देख लेते हैं। सबसे पहले विचार प्रधान पृष्ठ। संपादकीय पृष्ठ समाचारों का संग्रह नहीं होता है, बल्कि ये विचारों का मंच होता है। इसमें ताजे मुद्दों पर गहराई से विचार किया जाता है। यह पाठकों को केवल जानकारी नहीं देता बल्कि सोचने के लिए जो है प्रेरित करता है। यानी कि जो संपादकीय पृष्ठ होता है वो सबसे फ्रंट पे होता है और ये पाठकों को केवल जानकारी नहीं देता है बल्कि जो है सोचने पर भी मजबूर करता है। इसके बाद संपादकीय लेख का स्थान। तो इस पृष्ठ में प्रमुख रूप से संपादकीय लेख होता है जिसे अखबार का प्रधान या संपादक या संपादकीय टीम लिखती है। इसमें किसी मुद्दे पर अखबार की आधिकारिक राय होती है और यह लेख तटस्थ और विवेकपूर्ण और संतुलित होना चाहिए। इसके बाद विविध दृष्टिकोण इसी में। तो संपादकीय पृष्ठ पर केवल अखबार की राय नहीं होती है बल्कि उसमें विश्लेषणात्मक लेख, स्तंभ और पाठकों की चिट्ठियां भी होती हैं। इससे यह पृष्ठ एक विचार मंच के रूप में उभरता है जहां भिन्न भिन्न दृष्टिकोण सामने आते हैं। इसके बाद जनहित पर केंद्रित। तो इस पृष्ठ का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक मुद्दों पर प्रकाश डालना होता है। यह जनता की समस्याओं को आवाज देता है और सरकारी नीतियों की समीक्षा भी करता है। कभी कभी यह सरकार को जो है सुझाव भी देता है। इसके बाद शिक्षाप्रद भूमिका। संपादकीय पृष्ठ को पाठकों को किसी विषय को गहराई से समझने में मदद करता है। जटिल मुद्दों सरल भाषा को समझाना, जटिल मुद्दों को सरल भाषा में समझाना, तर्कों के साथ विश्लेषण करना इसकी विशेषता होती है। यह पृष्ठ छात्रों, प्रतियोगी परीक्षा देने वाले और ज्ञान के इच्छुक लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। इसके बाद पाठकों से संवाद। तो इस पृष्ठ पर पाठकों के पत्रों को स्थान दिया जाता है जिससे एक प्रकार का संवाद बनता है। पाठक न केवल अखबार की राय पढ़ते हैं बल्कि वे अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं। यह मीडिया और समाज के बीच पुल का कार्य करता है। इसके बाद है नैतिक जिम्मेदारी। तो संपादकीय पृष्ठ को समाज के प्रति जवाबदेह और नैतिक होना चाहिए। इसमें किसी व्यक्ति, विचार, समाज को गुमराह करने वाले भड़काऊ नहीं होने चाहिए। इसका उद्देश्य सूचनात्मक और सुधारात्मक होना चाहिए। यानी कि जो इसका उद्देश्य जो है संपादकीय पत्र का उद्देश्य क्या होना चाहिए? संपादकीय पृष्ठ का उद्देश्य होना चाहिए समाज में सूचना और सुधार लाना। इसके बाद देखते हैं इसका महत्व। तो संपादकीय पृष्ठ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी प्रेस की ताकत को दर्शाता है। यह सरकार और जनता के बीच संवाद का माध्यम बनता है। यह नीतियों की आलोचना भी करता है लेकिन जिम्मेदारी के साथ। यह लोगों को सोचने, सवाल करने और विचार व्यक्त करने की जो है आजादी भी देता है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो इस प्रकार संपादकीय पृष्ठ समाचार पत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह केवल समाचार प्रस्तुत करने का माध्यम नहीं बल्कि समाज को दिशा देने वाला बौद्धिक मंच है। इसकी प्रकृति विचारशील, विवेचनात्मक, शिक्षाप्रद और सामाजिक हित में होती है। एक सशक्त संपादकीय पृष्ठ किसी भी लोकतंत्र की मजबूती का जो है संकेत होता है। यानी जितना जो है सशक्त संपादकीय पृष्ठ होगा और उतना है जो उसका लोकतंत्र, उस देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन अब जो है संपादकीय पृष्ठ इतनी ताकत उसमें नहीं रह गई है जो लोकतंत्र को मजबूत कर सके। अब चलते वापस अपने प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? समाचार लेखन और संपादन की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। यानी कि समाचार लेखन कैसे होता है और उसका संपादन किन प्रक्रियाओं के अंतर्गत होता है उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो समाचार लेखन और संपादन पत्रकारिता की आधारशिला है। यह एक सृजनात्मक, विवेचनात्मक और तकनीकी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से तथ्यात्मक जानकारी को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि वह पाठकों को जानकारी दे, प्रभावित करे और जागरूक बनाए। इस प्रक्रिया में कई चरण होते हैं जो मिलकर एक सटीक, संतुलित और पठनीय समाचार को जन्म देते हैं। यानी कि जो समाचार लेखन, जो संपादन है वो एक सृजनात्मक है यानी कि निर्माणकारी है, विवेचनात्मक है और तकनीकी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो है तथ्यात्मक जानकारी इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि पाठकों को जो है वो जानकारी दे, प्रभावित करे और जागरूक बनाए। इसमें जो है कुल विभिन्न प्रकार के चरण होते हैं, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? समाचार संकलन, मतलब कि न्यूज गैदरिंग, यानी कि खबर को इकट्ठा करना।
तो समाचार लेखन की प्रक्रिया का पहला चरण होता है समाचार एकत्र करना। यह कार्य संवाददाता या रिपोर्टर करता है। यह विभिन्न स्रोतों से सूचनाएं प्राप्त करता है, जैसे घटनास्थल पर प्रत्यक्ष निरीक्षण, सरकारी व गैर सरकारी प्रेस विज्ञप्तियां, प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत, सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन स्रोत और न्यूज एजेंसियां जैसे एएनआई है, तो इससे जो है जो न्यूज वाले होते हैं, एबीपी जैसे वगैरह न्यूज वाले हैं, तो इनसे क्या लेते हैं, फुटेज लेते हैं। तो ये जानकारी इनको कहाँ से प्राप्त होती है, न्यूज एजेंसियों से, सोशल मीडिया ऑनलाइन स्रोत से, प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत करके, यानी कि जो लोग वहां पर मौजूद थे, सरकारी व गैर सरकारी जो प्रेस विज्ञप्तियां होती हैं, और उसके बाद वो घटनास्थल पर जो है प्रत्यक्ष निरीक्षण करके भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सूचना एकत्र करते समय रिपोर्टर को तथ्यों की सत्यता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। यानी कि जब वो खबर को इकट्ठा करते हैं तो रिपोर्टर को ध्यान रखना है कि वो जानकारी बिल्कुल सही हो, विश्वसनीय हो, निष्पक्ष हो। इसके बाद होता है समाचार चयन, मतलब कि न्यूज सिलेक्शन। हर एकत्रित जानकारी समाचार नहीं बनती है। संपादक और रिपोर्टर संयुक्त रूप से यह तय करते हैं कि किन घटनाओं को समाचार बनाया जाए, और इस चयन में कुछ मापदंड होते हैं। यानी कि जो जानकारी इकट्ठा हुई, जरूरी नहीं कि वो सारी जानकारी समाचार बनेगी, तो उसमें से जो जानकारी समाचार बनती है उसको ही समाचार बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, संपादक और रिपोर्टर जो है संयुक्त रूप से बैठते हैं, इसके बाद जो है जानकारी को एकत्र करते हैं और कहते हैं कि इसमें से कौन सी जानकारी को जो है समाचार बनाया जाएगा। सबसे पहला उसकी नवीनता, यानी कितनी पुरानी है, महत्व उसका कितना है, और निकटता कितनी है, और रुचिकरता और विशिष्टता उसकी कितनी है। तो ये सारी चीजों जी 5 जो चीजें होती हैं जो निर्धारित करती हैं कि कौन समाचार बनेगा, कौन समाचार नहीं बनेगा। यानी कि वो कितनी, सबसे पहले तो कितनी नई है, उसका कितना महत्व है, कितनी निकटता है उसमें, और कितनी वो रुचिकर है, और उसमें कितनी विशिष्टता है। ये जो 5 तत्व होते हैं, इसके आधार पर जो कोई जानकारी समाचार बनेगी या नहीं बनेगी ये तय होता है। इसके बाद इसके आधार पर यह तय किया जाता है कौन सी सूची जो है समाचार योग्य है। इसके बाद समाचार लेखन, यानी कि जब हमारा जो समाचार तैयार हो जाता है, इसके बाद होती है राइटिंग। यह चरण सबसे महत्वपूर्ण है। समाचार लेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होता है। यानी कि अब तो हमने समाचार तय कर लिया कि हमको न्यूज़पेपर में क्या जानकारी देनी है, अब होगी राइटिंग। उसकी क्या होगी, राइटिंग होगी। अब कौन सी जानकारी पहले दी जाएगी, कौन सी जानकारी बाद में दी जाएगी। तो एक अच्छा समाचार लेख इन प्रश्नों के उत्तर देता है। सबसे पहले क्या हुआ, इसमें कौन शामिल था, और ये कब हुआ, और कहाँ हुआ, और क्यों हुआ, और कैसे हुआ। ये जो चीजें होती हैं, ये जो अगर पूरे समाचार में ये जो प्रश्न में देखने को मिलती हैं समाचार में, तो वो एक अच्छा समाचार माना जाता है। इसके बाद उल्टा पिरामिड की शैली उसमें होती है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी शुरू में दी जाती है, फिर कम महत्वपूर्ण तत्व, और बाद में पाठक को शीघ्र मुख्य बात जो है समझ में आ जाती है। यानी कि जो न्यूज़पेपर होगा, जब उसमें जानकारी दी जाएगी तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी, इसके बाद उससे जो कम है, इसके बाद जो है उससे कम जानकारी दी जाएगी। यानी कि इसमें क्या होता है, उल्टा पिरामिड जो है, यानी कि सबसे पहले जो है उल्टा पिरामिड अगर हम लोग बनाएं तो ये उल्टा पिरामिड है। यानी कि सबसे पहले क्या देंगे, अच्छी जानकारी, इसके बाद जो थोड़ी कम महत्वपूर्ण है, इसके बाद जो है जो कतई नहीं महत्वपूर्ण है वो दे देंगे। तो सबसे पहले दी जाएगी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। इसके बाद है भाषा और शैली। तो भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, संक्षिप्त हो और तथ्यात्मक होनी चाहिए। लेखन में पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। इसके बाद है शीर्षक और उपशीर्षक। प्रभावशाली शीर्षक पाठक का ध्यान आकर्षित करता है। यह संक्षिप्त, सटीक और समाचार का सार दर्शाने वाला होना चाहिए। यानी कि जब हम लोग कोई न्यूज़पेपर खोलते हैं तो यहाँ पर शीर्षक लिखा होता है, सबसे पहले हेडिंग लिखी होती है। हेडिंग जितनी संक्षिप्त होगी, सटीक होगी, समाचार का जो सार दर्शाने वाली होगी, तो वो न्यूज़पेपर उतना ही अच्छा होगा। इसके बाद होता है समाचार संपादन, मतलब कि न्यूज एडिटिंग। तो समाचार का लेखन पूरा हो जाने के बाद उसका संपादन किया जाता है। यह प्रक्रिया जो है समाचार को अधिक प्रभावशाली और त्रुटि रहित बनाने के लिए आवश्यक है। इसके बाद हुई तथ्य जांच, मतलब फैक्ट चेकिंग होती है। तो समाचार में दिए गए सभी तथ्यों की पुष्टि की जाती है ताकि कोई भ्रामक या झूठी जानकारी ना जाए। इसके बाद है भाषा सुधार, उसी में होता है। व्याकरण, वर्तनी, विराम चिन्ह आदि की गलतियां सुधारी जाती हैं। साथ ही भाषा को अधिक सहज एवं प्रभावमयी बनाया जाता है। इसके बाद होता है संपादकीय संतुलन, यानी कि समाचार निष्पक्ष, संतुलित और तटस्थ हो। यह सुनिश्चित किया जाता है किसी प्रकार की पक्षपातपूर्ण या भड़काऊ भाषा को यहाँ से हटाया जाए। इसके बाद है आकार निर्धारण और प्रस्तुति। समाचार को प्रश्नों की जगह कॉलम के अनुसार उपयुक्त आकार में ढाला जाता है। यदि आवश्यक हो तो फोटो, ग्राफिक्स या बॉक्स आइटम में जोड़े जाते हैं। यानी कि देखिए, जो न्यूज जितनी बड़ी होगी उसको उतना ही बड़ा कॉलम मिलेगा, और जितनी कम महत्वपूर्ण होगी उसको उतना ही छोटा कॉलम मिलेगा।
इसके बाद है अंतिम अनुमोदन और प्रकाशन है फाइनल अप्रूवल एंड पब्लिकेशन। संपादक द्वारा अंतिम अनुमोदन के बाद समाचार को प्रकाशित या प्रसारित किया जाता है, प्रिंट मीडिया में, अखबार के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, चैनलों या वेबसाइटों के माध्यम से। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष देंगे। तो समाचार लेखन और संपादन की प्रक्रिया जटिल लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसमें तथ्य संकलन से लेकर प्रस्तुति तक कई चरण होते हैं। एक अच्छा समाचार वही होता है जो तथ्यात्मक हो, संतुलित हो, रोचक हो और स्पष्ट हो। इस प्रक्रिया में लेखक और संपादक की भूमिका निर्णायक होती है, क्योंकि वे ही यह तय करते हैं कि जनमानस तक क्या, कैसे और क्यों पहुंचेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि इस कार्य में पत्रकारिता की नैतिकता, जिम्मेदारी और पेशेवर ईमानदारी का पालन किया जाए। यानी जो समाचार होता है उससे ही तय होता है कि वो जो समाज में क्या जानकारी फैलाएगी, कौन सी जानकारी उसको नहीं देनी चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी पत्रकारिता करता है उसको नैतिकता की समझ होनी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी बनती है और वो पेशेवर से ईमानदार होना चाहिए, जो लोगों के साथ पक्षपात ना करे। इसके बाद है सांस्कृतिक फीचर का महत्व बताते हुए उसके प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। तो सांस्कृतिक फीचर किसी समाज या मानव समुदाय की पहचान और मूल्यों का प्रतिबिंब होते हैं। ये वे विशेषताएं होती हैं जो किसी मानव समूह की जीवन शैली, आचार विचार, परंपराएं, भाषा, धर्म, कला, स्थापत्य, पोशाक, खान पान आदि के रूप में व्यक्त होती हैं। यानी सांस्कृतिक फीचर किसी समाज या मानव समुदाय की पहचान और मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं। यानी जो सांस्कृतिक फीचर होता है वो किसी समाज के, मानव समुदाय की जो पहचान है और उसके मूल्य है उसको दर्शाती है। ये वे विशेषताएं होती हैं जो किसी मानव समूह की जीवन शैली पर आधारित आचार विचार, परंपराएं, भाषा, धर्म, कला, स्थापत्य, पोशाक, खान पान आदि के रूप में व्यक्त होती हैं। सांस्कृतिक विशेषताएं केवल किसी भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित नहीं होती हैं, बल्कि समय के साथ उनमें परिवर्तन और विकास भी होता रहता है। यानी कि देखिए, जो सांस्कृतिक विशेषताएं वो कभी भी भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित नहीं होती हैं, उनमें समय के साथ परिवर्तन भी होता रहता है। मानव सभ्यता के विकास में इन सांस्कृतिक विशेषताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। आप देख लेते हैं यहाँ पर जो सांस्कृतिक फीचर के महत्व क्या क्या है। तो मानव पहचान का आधार सांस्कृतिक विशेषताएं किसी व्यक्ति या समूह की पहचान निर्धारित करती हैं। एक व्यक्ति की भाषा, रीति रिवाज, पोशाक आदि से विशिष्ट से उसे पहचानते हैं। यानी कि हम लोग जज कर लेते हैं ड्रेस से, अगर ड्रेस पहने तो हम बता दें कि यूपी का है, बिहार का है, भाषा से समझ लेते हैं कि वो यूपी का रहने वाला है कि बिहार का रहने वाला है। तो इससे क्या होता है, मानव पहचान का आधार भी होता है। इसके बाद है सामाजिक एकता और सहिष्णुता। तो सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं के माध्यम से समाज में एकता और सामूहिकता की भावना उत्पन्न होती है। यह आपसी सहयोग और सद्भावना को बढ़ावा देती है। इसके बाद है संस्कार और नैतिकता का विकास होता है सांस्कृतिक फीचर से। तो संस्कृति व्यक्ति को नैतिक मूल्यों की शिक्षा देती है, जैसे बड़ों का सम्मान, सत्य बोलना, परोपकार करना आदि सांस्कृतिक शिक्षा से ही प्रेरित होते हैं। इसके बाद है विकास और नवाचार का माध्यम। तो संस्कृति मनुष्य को सोचने, समझने और नवाचार करने की प्रेरणा देती है। किसी भी राष्ट्र के विकास में उसकी सांस्कृतिक चेतना का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके बाद है पर्यटन और आर्थिक लाभ। तो सांस्कृतिक धरोहर, पर्व, त्योहार, कला और स्थापत्य पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को आर्थिक लाभ होता है। इसके बाद है सांस्कृतिक विविधता का सम्मान। तो सांस्कृतिक फीचर्स हमें विभिन्न संस्कृतियों की विविधता को समझने और उनका सम्मान करना सिखाते हैं, जिससे वैश्विक भाईचारा बढ़ता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं सांस्कृतिक फीचर्स के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भाषा। तो यहाँ पर देखिए, भाषा यह संस्कृति की आत्मा होती है। भाषा विचारों, भावनाओं और ज्ञान के आदान प्रदान का माध्यम होती है। भारत में हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी आदि भाषाएं सांस्कृतिक विविधता का उदाहरण हैं। ठीक है। इसके बाद है धर्म और आस्था। तो धर्म किसी भी समाज की सांस्कृतिक संरचना का एक अभिन्न अंग है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध आदि धर्मों की मान्यताएं, पूजा पद्धतियां, त्योहार सांस्कृतिक फीचर्स को आकार देते हैं। इसके बाद है कला और शिल्प। तो नृत्य, संगीत, चित्रकला, मूर्ति कला, बुनाई, कढ़ाई जैसे पारंपरिक शिल्प और कलाएं किसी भी समाज की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाती हैं, जैसे भारतनाट्यम, कथक, मधुबनी चित्रकला आदि ये कला और शिल्प होती हैं, ये सांस्कृतिक फीचर को दर्शाते हैं। इसके बाद है भोजन और पाक शैली। किसी क्षेत्र का खान पान, उसकी जलवायु
कृषि परंपराओं से जुड़ा होता है। उदाहरण स्वरूप दक्षिण भारत में इडली डोसा चलता है, उत्तर भारत में रोटी सब्जी, पंजाब में सरसों का साग, मक्की की रोटी सांस्कृतिक विविधता का उदाहरण है। यानी कि हमारे देश में खाने के स्तर पर, कपड़ों के स्तर पर, डांस के स्तर पर हर तरीके से विविधता पाई जाती है। पहनावा अगर हम लोग देखें तो कपड़े पहनने की शैली भी सांस्कृतिक फीचर का हिस्सा है। जैसे राजस्थान की घाघरा चोली, बंगाल की साड़ी, पंजाब का सलवार कुर्ता, ये सब क्या है, सांस्कृतिक फीचर का हिस्सा है। इसके बाद त्योहार और परंपराएं आती हैं, तो दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व जैसे त्योहार सामाजिक जीवन में उल्लास और भाईचारा लाते हैं तथा सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करते हैं। इसके बाद स्थापत्य और वास्तुकला, तो ऐतिहासिक भवन, मंदिर, मस्जिद, चर्च, किले आदि किसी सभ्यता के सांस्कृतिक वैभव के प्रतीक हैं। जैसे ताजमहल, खजुराहो के मंदिर, अजंता एलोरा की गुफाएं आदि। इसके बाद इसका निष्कर्ष देखेंगे तो सांस्कृतिक फीचर्स किसी समाज की आत्मा होते हैं। ये न केवल हमारी परंपराओं और जीवन शैली को दर्शाते हैं, बल्कि हमें एक दूसरे से जोड़ने का कार्य भी करते हैं। वैश्वीकरण के इस युग में सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित रखना और उनका सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि भावी पीढ़ियां भी हमारी संस्कृति विरासत से लाभान्वित हो सकें। इसके बाद यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है, किसी एक प्रसिद्ध मेले पर फीचर लेख लिखिए। आपसे फिल्म पर पूछ सकता है, दोस्त पर पूछ सकता है, तो किसी भी विषय पर आपसे जो है फीचर लेख पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले फीचर लेख में क्या देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। तो भारत विविधताओं का देश है, जहाँ प्रत्येक कोने में मेले और त्योहारों का आयोजन होता है। इन आयोजनों में सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक जीवन के सभी रंग देखने को मिलते हैं। राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित पुष्कर नगर का पुष्कर जो मेला है, भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह मेला आस्था, व्यापार, रंगीन लोक संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होने वाला यह मेला हजारों देशी विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, इसके बाद उसका जो महत्व है वो देखेंगे। तो मेले का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व, तो पुष्कर मेला न केवल एक व्यापारिक और सांस्कृतिक उत्सव है, बल्कि इसका गहरा धार्मिक महत्व भी है। पुष्कर को भगवान ब्रह्मा की जो है नगरी कहा जाता है, और यहाँ स्थित ब्रह्मा मंदिर दुनिया का एकमात्र मंदिर है जो उन्हें समर्पित है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा जी ने यहीं यज्ञ किया था और पुष्कर झील का निर्माण हुआ था। इस अवसर पर श्रद्धालु पुष्कर झील में स्नान कर पुण्य अर्जित करते हैं। इस स्नान का महत्व गंगा स्नान के समान ही माना जाता है। इसके बाद लिखेंगे मेले की जो प्रमुख गतिविधियां कौन कौन सी थी। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है, दोस्त के जो है अच्छे गुण लिखने हैं। अगर फिल्म पूछ रहा है तो फिल्म का जो प्रमुख गतिविधियां हैं या फिल्म की जो महत्व है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो ऊंट और मवेशी मेला, पुष्कर मेला विशेष रूप से अपने ऊंट मेले के लिए प्रसिद्ध है। दूर दराज के ग्रामीण अपने सजाए सांवरे सवारी ऊंट, घोड़े और मवेशी लेकर यहाँ आते हैं। ऊंटों की खरीद बिक्री, उनकी दौड़, सजावट, नृत्य प्रतियोगिताएं मेले की मुख्य विशेषताएं हैं। यह मेला किसानों और पशुपालकों के लिए एक बड़ा व्यापारिक अवसर होता है। इसके बाद लोक संस्कृति का उत्सव, तो राजस्थानी लोकगीत, घूमर नृत्य, कठपुतली शो, पारंपरिक वेशभूषा और रंग बिरंगी पगड़ियों में सजे लोग मेले को जीवंत बनाते हैं। संगीत और नृत्य की महफिलें रात भर चलती हैं। पर्यटक पारंपरिक राजस्थान भोजन का आनंद भी लेते हैं, जिसमें दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी और मिर्ची का बड़ा प्रमुख होते हैं। इसके बाद विदेशी पर्यटकों की भागीदारी इसमें कितनी होती है। तो पुष्कर मेला अब एक वैश्विक आयोजन बन चुका है। विश्व भर से पर्यटक यहाँ आते हैं और भारतीय ग्रामीण जीवन, परंपरा और आतिथ्य का अनुभव करते हैं। उनके विशेष रूप से योग शिविर, सांस्कृतिक वर्कशॉप्स और सफारी टूर भी आयोजित किए जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान, तो मेले के दौरान हजारों श्रद्धालु पुष्कर झील के घाटों पर एकत्रित होकर दीपदान और पूजा अर्चना करते हैं। ब्रह्मा मंदिर में दर्शन के लंबी कतारें लगती हैं। धार्मिक प्रवचन और भजन कीर्तन वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। इसके बाद यहाँ पर है पर्यटन और प्रशासन, तो राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा पुष्कर मेले के दौरान विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं। अस्थायी तंबू, शिविर, स्वच्छता, सुरक्षा और चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित की जाती हैं। हाल के वर्षों में डिजिटल टिकटिंग, गाइड मैप्स और लाइव स्ट्रीमिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। इससे मेले में भागीदारी और भी सरल और व्यवस्थित हुई है। यानी कि पर्यटन और शासन के बीच क्या संबंध होता है इस मेले में, तो वो लिख दिया हमने। इसके बाद लास्ट में आपको निष्कर्ष लिख देना है।
तो पुष्कर मेला एक मेला नहीं है बल्कि भारत की जीवन सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। यहाँ परंपरा, व्यापार, आस्था और कला का जो संगम देखने को मिलता है वह दुर्लभ है। रेगिस्तान के रेत में सजे रंग बिरंगे दृश्य न केवल आंखों को भाते हैं बल्कि आत्मा को भी एक अनूठा अनुभव प्रदान करते हैं। यह मेला भारतीय ग्रामीण जीवन की जड़ों से जुड़ने का अवसर देता है और हर वर्ष यह संदेश देता है कि भारत की आत्मा उसके मेले और त्योहारों में बसती है। तो यहाँ पर टोटल हमने BHDG 173 के 3 क्वेश्चंस और पहली क्लास में 3 क्वेश्चंस, टोटल 6 क्वेश्चंस का आपको जो है PYQ से कवर कर लिया है। तो आपको आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।